मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ। ये बैलेंस शीट मैंने आपको परसों तरसों जब रेशियो कराया था, मैंने कराया था कि नहीं कराया था? इधर क्या आता है, इधर क्या आता है। अब आपकी नए जमाने की बैलेंस शीट बनना शुरू कर दो, और ये पार्टनरशिप में नहीं बनेगी। पार्टनरशिप वही पुरानी, इधर लायबिलिटी, इधर एसेट। इधर लायबिलिटी क्या आएगी सबसे ऊपर, नीचे क्या आएंगे एसेट, उसके नीचे क्या आएगा नोट्स टू अकाउंट। पहले तो ये सीखो आप, इसको बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। और इसके ऊपर आप मार्क करोगे शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 मिला, अच्छे से हाईलाइट कर लो, बोर्ड में आएगा ये शेड्यूल कौन सा था, पार्ट कौन सा था, कंपनीज एक्ट कौन से साल का था। ठीक है, ये इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम बैलेंस शीट या वर्टिकल बैलेंस शीट या न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, अब सबसे ऊपर, अब इसको रटना है तुमने अगली क्लास तक, ट्यूसडे तक रटना है बैलेंस शीट को। सबसे पहले हेडिंग रोमन नंबर में 1, रोमन नंबर में, और बड़ा बड़ा सा कैपिटल में बनाते रहो साथ साथ, लायबिलिटीज। क्या लिखेंगे बड़ा बड़ा? लायबिलिटीज। अच्छा इक्विटी भी लिखा है तो इक्विटी भी डाल दो मेरे को, हाँ सही सही, मैं भूल गया था, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो करो ना, ये 8 लो ना, स्लेट लेके आया करो। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर नंबर 1 क्या हेडिंग है? शेयर होल्डर फंड, एसएचएफ, शेयर होल्डर फंड। अंडरलाइन ए पार्ट क्या है? शेयर कैपिटल। जितने भी इक्विटी शेयर कैपिटल होगी वो कहाँ आएगी? यहाँ पे। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी तो वो भी यहीं पे। जितने भी इक्विटीज एंड जितने भी शेयर है ना, शेयर्स, वो सारे कहाँ डालने हैं आपने? शेयर कैपिटल के अंडर। इसके आगे भी कोई अमाउंट नहीं है, इसके आगे की कोई अमाउंट नहीं है, अमाउंट शेयर कैपिटल के आगे है। ठीक है, जितने भी रिजर्व्स होंगे ना कंपनी में एंड सरप्लस होंगे वो भी शेयर होल्डर फंड के पार्ट है। ये बैलेंस शीट नहीं है, ये अपने आप फॉर्मूले हैं सारे, मैंने रेशियो के लिए काम आएंगे। सी शेयर वारंट्स, ये 3 चीजें ही आती हैं। शेयर वारंट्स क्या होते हैं? वारंट निकाले, कोई बंदा पैसा लेके भाग गया तो मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, एप्लीकेशन मनी दिया, जो जिसके तुम पूरी की अलॉटमेंट दिया, बाकी फर्स्ट कॉल दी नहीं, सेकंड कॉल दी, वारंट निकालोगे ना उसके खिलाफ कि हमारे पैसे लेके भाग गया। और प्रेफरेंस शेयर दो शेयर विच हैव प्रेफरेंशियल राइट्स। टोटल कैपिटल पहले इक्विटी शेयर दो, मेन पैसा आपका, इक्विटी मतलब मेन पैसा, शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स, तो वीडियो में मिल जाएगा आपको। शेयर वारंट मतलब इसमें अमाउंट क्या, जितने पैसे आपके खर्चे हुए हैं शेयर वो वापस आएंगे ना आपके। भैया जिस बंदे जो पैसे मारेंगे, जो खर्चा करोगे उसके ऊपर एफआईआर वगैरह करोगे, वो सब देगा आपका खर्चा। जब आप किसी पे केस करते हो और अगर केस जीतते हो ना, वो केस का पैसा बंदा देता है, वो पता होना चाहिए आपको। लीगल, ये लीगल वो है, आप केस पे जितना भी खर्चा करते हो और अगर जीतते हो तो केस का सारा खर्चा हारी पार्टी देती है, अगर वो मनी मैटर्स का केस है। मनी मैटर्स का, क्रिमिनल केस नहीं, सारा सारा पेपर वर्क, लॉयर, ये वो सब, रिश्वत नहीं, बस जो लीगल मनी है। बोलोगे सर रिश्वत भी मेरे को तो 10 लाख रुपए वो नहीं देगा वो। बोला किससे प्रूव किया कि जज खरीदा था मैंने, जज खरीदा था। नंबर 2 हेडिंग क्या है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये बेशक छोड़ सकते हो आप, क्या करो नॉन करंट लायबिलिटी कर लो, छोड़ो, छोटा कराया था आपको मैं। वो वाली बैलेंस शीट याद करनी मुश्किल है, ये वाली आसान जो मैं बनाऊंगा ना हर बार बनाऊंगा। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब दूसरा नाम क्या होता है इसका? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सिंपल सी बात, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, एनसीएल कर दो या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। इसमें क्या आएगा? एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एलटीवी, और बड़ा कुछ दे रखा है। ठीक है, अच्छा लॉन्ग टर्म मेन में आपको जो एग्जाम में आने वाली वो ये वाली है, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग कर लो, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन कर लो, एक आपको आएगा डिबेंचर। अगर लॉन्ग टर्म डिबेंचर है ना, लॉन्ग टर्म डिबेंचर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डिबेंचर। नंबर 3 हेडिंग और भी कुछ आ सकता है, एक्सेट्रा होगा, एक्सेट्रा डाल दो। जितने लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होंगी ना बेटा,
कैपिटल को छोड़ के आपके बैलेंस शीट में क्या डालते हो, लायबिलिटी साइड में क्या डालते हो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैपिटल सारी यहाँ पे आ गई, फंड्स एंड कैपिटल्स कहाँ पे आ गई, यहाँ पे। लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पे आ गई। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को क्या बोलते हो, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी याद है, तो करंट लायबिलिटी में क्या, क्रेडिटर, बिल पेएबल, चुटपुट चीजें। इसमें आ जाएगी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रेड पेएबल, व्हाट आर ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के दो हिस्से होते हैं। ट्रेड पेएबल के अंदर आता है एक तो क्रेडिटर प्लस बिल पेएबल, ये दोनों को मिला के बनता है ट्रेड पेएबल। तो हम ये अलग अलग लिख सकते हैं क्या, क्रेडिटर और बिल पेएबल। मान लो क्रेडिटर ये बी कर दो और बिल पेएबल क्या कर दो सी, नहीं कर सकते। आपको ट्रेड पेएबल की हेडिंग चाहिए। वो अलग कहाँ पे होंगे फिर, हो सकता है क्रेडिटर का पैसा अलग हो, बिल पेएबल का पैसा अलग हो, वो कहाँ पे अलग होंगे, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाए जाते हैं। नोट्स टू अकाउंट की इंपॉर्टेंस समझाऊंगा अभी मैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो नोट्स टू अकाउंट ही है, इस चैप्टर के लिए भी, अगले चैप्टर के लिए भी, अगली पूरी बुक के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए तो नोट्स टू अकाउंट सबसे मेन चीज होती है। और क्या है इसमें बताओ जरा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी इसमें आ जाएगा। एक इसमें हेडिंग आती है अदर करंट लायबिलिटी। आपका जो नेक्स्ट बुक है ना, थर्ड वाली, लाइए तू दिखाइयो। थर्ड बुक का जो पहला चैप्टर है ना, हम वो पढ़ रहे हैं एक तरह से। थर्ड बुक का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आपके थर्ड बुक का पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, और उसमें आपका मेन पार्ट है बैलेंस शीट। और उसमें भी सेम टू सेम यही वाली बैलेंस शीट बनी हुई है, डिटो सेम, दिख गई। अब इस चैप्टर में थ्योरी चैप्टर है, पता क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में ये सबकी अलग अलग थ्योरी है। शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में कौन से रिजर्व्स आते हैं, पूरे पेज भर के रिजर्व्स है, इसमें क्या क्या आता है, ट्रेड पेबल में क्या क्या आता है, थ्योरी लर्न करनी है आपने। लेकिन ये कितने मार्क्स का आना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 50 60 100 पेज का आता है, 1 मार्क का 2 मार्क का। तो इसलिए सर हम क्या याद करेंगे, जो मैं कहूंगा, ठीक है। लेकिन समझना सारा पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये शेयर चैप्टर नहीं पढ़ा रहा, शेयर के साथ साथ ये वाला चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ, साथ साथ आपको रेशियोज के फॉर्मूले भी पढ़ा रहा हूँ। ये सब कुछ इकट्ठा चल रहा है काम, क्योंकि अगली बार नहीं पढ़ाऊंगा ना फिर मैं आपको वहां पे, और आपके फर्स्ट टर्म में वो चैप्टर को पता होना चाहिए। आएंगे पर वो सब्जेक्टिव आएंगे ना, फेयरली आएंगे। अदर करंट लायबिलिटी होगी, ये आपका अभी आधी बैलेंस शीट हुई है, लायबिलिटी साइड, ठीक है। इसके नीचे क्या करोगे, एसेट्स। अभी पहले क्या करोगे, इसमें आपका एक बड़ा सा कॉलम बनेगा, टोटल, ठीक है, और यहां पर टोटल हो जाएगा। जितना सामान यहाँ पे डाला उसका क्या हो गया, टोटल कर दिया। क्लियर हो गया मामला। इसके बाद अगली हेडिंग, ये रोमन नंबर 1 था, रोमन नंबर 2 क्या डालोगे, कैपिटल में एसेट्स। बात समझ में आई, कैपिटल में क्या डालोगे, इसी के नीचे तूने आधे पेज वैसे खराब कर दिया बेटा। जो बड़ी हेडिंग्स है वो कैपिटल में डलती हैं, उनको अंडरलाइन किया जाता है। नंबर जितने नंबर है ना, देखो 1 2 और 3, एक तो इसमें गैप छोड़ो, जैसे कि बिल्कुल ठीक करिए, देख एक तो इसमें गैप छोड़ो, एक लाइन है यहाँ पे, और बाकी ए बी सी, ठीक है। अब ये एसेट्स वाला पोर्शन मैं ऊपर बनाऊंगा मिटा के। तो ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, अभी तक जो आपने सीखा वो बेकार हो गया, मिट्टी नहीं होगा एग्जाम में, तो अब आएगा जब भी आएगा। पार्टनरशिप में ये वाली वो बना दी तो मार्क्स कटेंगे, और क्या होगा, और इसमें वो बना दी तो 2 मार्क्स कटेंगे। इधर कुआं है उधर खाइए, क्यों नहीं, सेकंड टर्म में तो बनानी है, सेकंड टर्म में नहीं बनानी। किसने बोला नहीं आ रहा, रिटायरमेंट आ रहा है, डेथ रेजोल्यूशन आ रहा है, सब में बैलेंस शीट भरी हुई है। हाँ वो हाँ, फर्स्ट बुक की अलग बैलेंस शीट है, और सेकंड टर्म में आपको ये वाली बैलेंस शीट बनाने को नहीं आएगी, बनी हुई आएगी। सेकंड टर्म में जितने भी क्वेश्चन ना बैलेंस शीट बनी आएगी, वो आपको रीड करनी तो आनी चाहिए ना। फर्स्ट टर्म में बनाने को आनी थी, लेकिन अब तो आएगी नहीं, क्योंकि एमसीक्यू, बट आपको आनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी फिल इन द ब्लैंक कर दिया तो फिर डालोगे कि नहीं डालोगे, हेडिंग पूछे तुमको मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नहीं होते हैं डेरिवेटिव यार, किसने बोला छोटे होते हैं, ये तो करते करते ही होंगे। डेरिवेटिव की डिटरमिनेंट पक्का बता पहले, डेरिवेटिव की तो क्वेश्चन तो बड़े होते हैं डेरिवेटिव के, छोटे कब से होने लगे, वो तो मैं छोटे करा रहा हूँ आपको, इकट्ठा एक ही बार चेंज कराता हूँ, वैसे तो पूरा पेज लगता है उसमें। जो फेयर तरीका पता है कैसा होता है, मान लो E6x करना है,
तो पहले क्या होगा, आप ऐसे लिखोगे E6x साथ में DDX ऑफ 6x, एक से पूरा खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में E6x वैसे का वैसे ही, इसका DDX क्या हो गया 6, फिर DDX ऑफ x। ऐसे बहुत से स्टेप्स लगते हैं इसमें। हम क्या करते हैं, हम तो MCQ की तैयारी कर रहे हैं ना, तभी तो करा रहा हूँ ऐसे, क्यों पंगे ले रहा हूँ मैं? सर वो उसमें ऐसे क्या विद रिस्पेक्ट टू ये उसके करके क्या फायदा एग्जाम में, तो विद रिस्पेक्ट टू x होगा ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो किराया तो है पैरामीट्रिक, किराया नहीं विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, एक्सरसाइज कराई नहीं भाई। तू ना रट्टेबाजी करता है और क्या, तो एक ही मेथड सब में लगा देता है। जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा करेंगे, अभी एमसीक्यू मिसलेनियस कराएंगे ना, अगर मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, तो आज चैप्टर खत्म हो चुका है ये वाला। एओडी खत्म होने वाला है, देखा आगे निकल गया ना करते करते। हमने भी एओडी स्टार्ट करना था, अब एओडी कल करना था, आप लोग कल आए नहीं। मिसलेनियस के 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। मिसलेनियस बेटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में कर दो, जहां थीटा है वहां पे आप थीटा की वैल्यू क्या डाल दोगे 1, लेकिन अगर x है तो x बाय dx बाय d थीटा। क्या मैंने क्वेश्चन नहीं कराया ऐसे, कोई भी हो यार, उसमें रट्टा थोड़ी मारना है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो, विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, तो अगर y है तो dy बाय d थीटा, और x है तो dx बाय d थीटा। तो dy बाय d थीटा और dx उसकी वैल्यू वहां पुट करनी सिखाई नहीं मैंने, वही तो है और क्या है। आप चीजें आइडेंटिफाई करो ना, अभी तो प्रैक्टिस नहीं करी आपने, कोई बात नहीं, हो जाएगा। एसेट्स में पहली हेडिंग नॉन करंट एसेट्स, इसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, सारे के सारे देखो। अब इसमें पहली हेडिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, टेंजिबल भी आ जाएगा, इंटेंजिबल भी आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, हमारे किसी से काम का नहीं है ये, हमारे को सिलेबस है ना ये, उसमें इसका भी काम नहीं है, पर हमको सिर्फ लिखना पड़ता है क्योंकि फॉर्मेट है। नॉन है, बताइए ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, हमारे किसी काम का नहीं है ये, तो इसको नंबर 2 मैं तो इसको छोड़ देता हूँ हमेशा। 2 क्या है, करंट एसेट, ये काम का है हमारे। इसमें क्या आएगी, करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो डालनी है। बी स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक मतलब इन्वेंट्रीज। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें क्या आ जाएगा, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल, उसमें क्या था, क्रेडिटर पर बिल पेएबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस चैप्टर की है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों आ जाते हैं अंदर ही। फिर बाकी अदर करंट एसेट डाल दो आप, अदर करंट एसेट। ये आपका खत्म हुआ बैलेंस शीट, और इसको कर दोगे आप क्या, टोटल कैपिटल लेटर्स में। और जो ऊपर का लायबिलिटी का टोटल और ये टोटल क्या होना चाहिए, डिटो सेम। जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, मैं आपको सिखाऊंगा कि ये इतनी सारी चीजों में से देखो 2 चीजें एसेट्स की हैं और 3 चीजें लायबिलिटीज की है, मेन मोटी मोटी। उसमें से हमारे कितने काम की हैं, उसमें एक तो नॉन करंट लायबिलिटी हमारे किसी काम की नहीं इस चैप्टर में, नॉन करंट एसेट किसी काम की नहीं हमारे इस चैप्टर में। अदर करंट एसेट काम के हैं, सॉरी करंट एसेट काम के, करंट लायबिलिटी काम की है, और एक शेयर कैपिटल, 3 चीजें काम की है बस। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ोगे और एक नया अकाउंट बनाओगे जिसको बोला जाता है नोट्स टू अकाउंट। ऑब्वियस बात है, इसके ये हमेशा बैलेंस शीट के नीचे बनता है हर साल। ये क्या है, नोट्स टू अकाउंट। ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जो ऊपर बैलेंस शीट में जो पार्ट्स है ना, उनके सब पार्ट्स यहाँ पे आने वाले हैं। ठीक है, इट इज नोन एज नोट्स टू अकाउंट्स। अब आपने आपका बैलेंस शीट में ना एक कॉलम और बनाओ, ये वाला जो बैलेंस शीट है ना जैस्मिन, एक ऐसा कॉलम बना बैलेंस शीट में, LF नहीं, नोट नंबर, नोट नंबर। ठीक है, मान लो आपकी बैलेंस शीट में क्या लिखा है, शेयर कैपिटल, कौन सा नंबर है उसका, 1 है। अब शेयर कैपिटल 2 तरह की है, प्रेफरेंस शेयर भी बांटे हुए हैं और इक्विटी शेयर भी बांटे हुए हैं, तो वहां पे बैलेंस शीट में अलग अलग नहीं दिखाओगे आप,
वहां पे शेयर कैपिटल में टोटल अमाउंट आ जाएगा, लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ होगा, नोट्स टू अकाउंट में। यहाँ डाला नंबर 1 लिखो, वहां की हेडिंग क्या, शेयर कैपिटल, यहां भी क्या हो गया, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितनी तरह की होती है, सबसे पहले आप लिखोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, जितने तरह से आपने ऑथोराइज करा रखा है ना। फॉर एग्जाम्पल 1000 कौन से शेयर है, इक्विटी की प्रेफरेंस, वो भी लिखोगे, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितना अमाउंट आया, 10,000, और यहां पे इसका कर दोगे टोटल, छुट्टी, सिखा रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या कर दिया, टोटल, और इसको अंडरलाइन भी करना है। फिर सेकंड अमाउंट क्या है, इशूड कैपिटल, जितना लोगों से मांगा पैसा, मान लो 1000 पड़े हैं, मांगे हैं 500 शेयर, 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, कितना पैसा मांग लिया लोगों से, 5000। बात समझ में आ रही है, इसको टोटल करके कर दो। क्या ये अमाउंट बैलेंस शीट में गया ऊपर, नहीं, क्योंकि पैसा नहीं आया, ये इन्फॉर्मेशन है सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए कि हमारे पास एग्जैक्टली गोडाउन में कितने शेयर्स पड़े हैं, 1000, हमने बेचने के लिए कितने लगाए, ये इन्वेस्टर्स और बैंक पड़ेंगे। हाँ, इसका तीसरा अमाउंट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मान लो फुली सब्सक्राइब्ड है, तो कितना हो गया, 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ, कितना पैसा आ गया तुम्हारे पास, इसके आगे नंबर 1 डाल दिया, और ऊपर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में कितना पैसा डाल दोगे, 5000, और नोट नंबर डाल दोगे 1, 1 से 1 मैच हो जाएगा। अभी समझा रहा हूं, पहले इसको तो नोट करो। सी मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड एंट्री, नहीं कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्राडिक्टेड, सब्सिडी को सब्सिडरी, डिटर्मिनेंट को डेरिवेटिव, कॉन्ट्रा को कॉन्ट्राडिक्टी है, कॉन्ट्रा कैश बुक था वो, तेरा नाम बदल देते हैं हम, है ना, क्या बेटा ये अब तो क्वेश्चन जो करने हैं ना इसमें, इसमें भरना है हमको, ये तो बनाना है अब तो ये कहाँ लिखवाया उसमें, ये इसमें ये आता है, ये तो मेन चीज है। हाँ, अब तो ये मेन ऐसे लिखवाना, बता रहा हूँ ना, इसको टोटल अलग कर दोगे, इसका टोटल अलग हो जाएगा, इसका टोटल अलग हो जाएगा। अब हमारा बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट देना तीनों में से, ये वाला, तो आपने बैलेंस शीट में जहां पे शेयर कैपिटल है ना, ए शेयर कैपिटल है ना ये, वहां के आगे अमाउंट डालो 5000, और वहां पे नोट्स टू अकाउंट में 1 लिखो। तो जब भी कोई बंदा बैलेंस शीट पहले पढ़ेगा, कहीं नोट्स पढ़ेगा, पहले पढ़ेगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में क्या देखेगा, शेयर कैपिटल में क्या लिखा है 1, तो फटाफट नोट्स टू अकाउंट में आएगा। वैसे यहाँ की जरूरत नहीं है, 1 यहाँ से पढ़ लेगा, वो 1 है ना ये, तो मतलब कि ये 5000 आया कहां से, यहां से आया, वो ऐसे चेक करता है। हाँ, इसमें कॉलम नहीं बनेगा, ये तो मैंने बैलेंस शीट बनाने को कहा था, इसमें नहीं बनेगा। बैलेंस शीट बन रहा है कि नहीं बन रहा, इस 5000 का नंबर क्या है, 1, वहां पे क्या नंबर डालोगे, 1, 1 से 1 क्या होगा, मैच, नहीं ये तो मैंने कहा था उसके लिए, बैलेंस शीट के लिए, ये बैलेंस शीट में काम करो, काट दे ये, अभी तो बहुत क्वेश्चन करने हैं। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखी है आपने, वहां पे एक नोट्स टू अकाउंट बनाओ ना, नोट नंबर 1 डाल दिया, जो नंबर इसका है वही नंबर इसका होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर 2 डालता हूं, हेडिंग डाल रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, कैश इन हैंड मान लो है 2000, फिर लिखा मैंने कैश एट बैंक 4000, टोटल कितना हो गया इसका, इनके लिए टोटल अलग से नहीं किया क्योंकि इसका टोटल यही था, डबल लाइन सिर्फ, बड़े हो गए ना, 5000 के नीचे 5000 लेने का तुक बनता है, इसका टोटल तो करना पड़ेगा ना, कितना टोटल है इसका 6000।
आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कॉलम है बैलेंस शीट में, चेक करो, उसके सामने नंबर डाल दो 2 और अमाउंट डाल दो 6000। बात समझ में आ रही है? अब जो बंदा बैलेंस शीट चेक करेगा वो करेगा इस बंदा कैश कितना है, वो कहेगा 6000, पर कैश किस में बटा हुआ है, नंबर 2, नोट्स टू अकाउंट में आएगा, नंबर 2 पढ़ लेगा, वहां से मैच हो जाएगा, कैश से कैश मैच हो गया। कभी ये नहीं करना कि इसका नंबर 2 है और वहां नंबर 1 डाल दिया हो। बात पकड़ में आ रही बंधु? लिखना कहाँ पे है? ये तो क्या समझ में आया फिर तेरे को? ये क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे 6000 डाल दो और नंबर 2 डाल दो नोट्स वाले कॉलम में। देखो मिला नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का होगा, एसेट्स में होगा, लायबिलिटी में कैश रखता है भाई कोई। तुम्हारे जो 11th के पाप है ना, बहुत बार सामने आएंगे, बैलेंस शीट नहीं आती तुम्हारे को, जनरल नहीं आती तुम्हारे को, बहुत कुछ सामने आएगा अभी। एग्जाम्पल समझ आ गया? क्वेश्चन करते हैं, एक बता दूं, नोट्स टू अकाउंट का मतलब समझ आया और नंबर्स की इंपॉर्टेंस समझ आई कि जो हेडिंग होगी वही नंबर होगा वहां पे, ठीक है। अब अनसॉल्व पे आ जाओ, कराया से शुरू। अनसॉल्व पहला क्वेश्चन बोलना शुरू करेंगे, रीड करना। कंपनी का नाम क्या है? अपोलो लिमिटेड। हाँ जी। ऑथराइज कैपिटल कितने की है? 50। ये 50 लाख शेयर है कि कैपिटल है? कैसे पता लगा? उसके आगे रुपीज लिखा है, आपने रुपीज ढूंढना है कहाँ पे है। बच्चे क्या करते हैं, इसी को शेयर बना देते हैं। अगर रुपीज लिखा है तो क्या वो रेट होगा 50 लाख किसी चीज का? नहीं ना, वो अमाउंट है कि 50 लाख रुपए हमने इकट्ठे करने हैं, ऑथराइज है। समझ गया? रुपीज वर्ड को इंपॉर्टेंस देनी है बहुत ज्यादा। जहां रुपीज आ गया वो शेयर तो नहीं हो सकते, शेयर तो पर्ची है, टोकन है। इक्विटी शेयर कितने के? 100 रुपए के ईच। तो कितने इक्विटी शेयर हो गए? डिवाइड करके भाई, अगर 50 लाख रुपए इकट्ठे करने और एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का, तो कितने शेयर इकट्ठे करोगे? 50,000। 50,000 शेयर इकट्ठे करोगे। और ये कौन सी कैपिटल है? ऑथोराइज कैपिटल। तो पहले आप क्वेश्चन में चेक करो लास्ट में बनाना क्या है। तो हेडिंग डालो बैलेंस शीट, छोटी सी बैलेंस शीट बनाएंगे आज। और जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसके नीचे क्या बनेगा ऑटोमेटिकली? और यहाँ पे नोट्स का कॉलम नहीं बनेगा, सिर्फ अमाउंट का। मैं फेयर नहीं लिखवा रहा, पर्टिकुलर वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि बनाना नहीं आना आपको, सिर्फ समझना आना चाहिए। वो हमें नहीं करना, हमारी टेंशन नहीं है। वो क्या करते हैं, एबीसी का अमाउंट इकट्ठा करके ना, एबीसी का अमाउंट इकट्ठा करके वो लास्ट में अलग कॉलम में डालते हैं। हमको वो करने की जरूरत, हमको बनाने नहीं आनी ना, हमको तो अगर पहचान नहीं आनी है। और इतनी बड़ी बैलेंस शीट का काम भी हमारे पास नहीं है, बट लर्न करनी है फिर भी, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में काम आनी है। पहले क्या है? ऑथराइज कैपिटल। कहाँ लिखूं? यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं? नंबर 1 हेडिंग क्या डालूंगा? शेयर कैपिटल। हेडिंग हमेशा जो एक बात याद रखनी है सबने, जो नंबर होगा नोट्स का उसके साथ हेडिंग वो हेडिंग चाहिए जो बैलेंस शीट की हेडिंग है, एबीसी वाली। सब हेडिंग जो मर्जी डाल देंगे, वो अलग बात है, बट नंबर के साथ में हेडिंग एबीसी वाली हेडिंग चाहिए। शेयर बैलेंस में चेक करो, उसमें नंबर्स भी हैं। शेयर होल्डर फंड नंबर 2 है, नॉन करंट लायबिलिटी नंबर 3 है, नॉन करंट। वो नंबर नहीं, इनके नंबर और उनके एबीसी। और कोई बच्चा ऐसा नहीं करेगा कि वो शेयर होल्डर फंड पे ए लिख दिया कैपिटल और अंदर नंबर लिख दिए। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, शेड्यूल 3, ये चेंज नहीं हो सकता जरा सा भी। बात समझ में आई? जहां नंबर है वहां नंबर, जहां नहीं है वहां नहीं। शेयर कैपिटल को हेडिंग डालो, नंबर 1 क्या, इसके अंदर क्या है? ऑथोराइज्ड, और नंबर नहीं डालना है इसमें। हाँ जी, कितने शेयर है? कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट डालेंगे नीचे, ब्रैकेट 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 100 ईच, ऐसे लिखना है। अमाउंट कितना हुआ इसका? 50 लाख हो गया, डबल एंट्री, डबल लाइन, सॉरी। फिर आगे, द कंपनी ऑफर्ड, ऑफर्ड का मतलब इनवाइट किया, है ना?
इशूड कैपिटल। तो कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बताएंगी, ऑफर्ड, अप्लाइड वगैरह वगैरह वगैरह। ऑफर्ड कैपिटल, तो इशूड कैपिटल का नाम क्या हो गया? इशूड कैपिटल। हाँ जी, सारे क्या कह रही कंपनी ने कितना इशू किया? फॉर पब्लिक ऑल द शेयर, मतलब कि दोबारा से 50,000 कर दूं? सॉरी, इक्विटी वर्ड अगर क्वेश्चन में है तो लिखना जरूर है, और अगर नहीं है तो नहीं लिखना। अपनी मर्जी नहीं चलानी, पर आपको सॉल्व करने को थोड़ी आना है, पर डिवेंचर तो आना है भाई। मैं तो मेन एक्चुअली याद आ गया, डिवेंचर तो आना है ना। मैं तो मेन चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें से एमसीक्यू कैसे बन जाएंगे मेरे को क्या पता। तुम्हें मेन आता तो एमसीक्यू बना लोगे तुम अपने आप। कितना अमाउंट आ गया ये भी? 50 लाख। तुम्हें तो समझ आ रहा है? हमारे क्वेश्चन आज से स्टार्ट हो गए, पहला क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। 3 क्लासें हमने सिर्फ बातें की हैं, और आज की पूरी क्लास बातें की है हमने। आज की पूरी क्लास हमने अकाउंट्स यही समझाया है। अब हर बार क्वेश्चन होंगे, अब बातें कम होंगी। आगे क्या है? Application for receipt for 45,000 shares and allotment was made to all the applicants. कितने शेयर की एप्लीकेशन मिली है? चेक करो 90% हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो क्वेश्चन बनाओ, वरना बनाओ ही मत। इस बुक में सारे 90% से अबव ही हैं। 50,000 का कितना होता है 90%? 45,000 ही होता है। तो उसकी मिली एप्लीकेशन कितने की मिली है, मतलब पैसा कितने का आया? कितने का? 45,000 शेयर एट द, अरे पिन है कि नहीं? ऐसी रिकॉर्ड हो रही है, अरे बाप रे, फायदा नहीं हो रिकॉर्डिंग का, तो ऐसी बकवास करी गया मतलब। माइक तो चल रहा है, रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं हुआ। चलो बैड लक जसकीरत का, कोई फायदा नहीं है, हटाओ इसको।